आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th इतिहास के मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है कि सेल्जुक तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1453 में। ठीक है, 1453 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो छापाखाना का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। तो जॉन गुटेनबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। यह हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा। तो कब पहुंचा था। तो 1498 में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है जॉन के ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जॉन के। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हारग्रीव्स ने सूत कताई मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर कताई मशीन का आविष्कार क्या हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देख लीजिए आगे यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था 1921 में। तो 1921 इसका सही उत्तर हो गया। अब यहां से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। देख लीजिए हमारे पास जो सबसे पहला जो लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। पुनर्जागरण जो है फ्रेंच भाषा का शब्द यानी कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, पुनर्जागरण बोला जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख लीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। तो देखिए कोपरनिकस क्रांति क्या थी। इसका जो पहला पॉइंट है क्या है कि ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। देखिए मतलब ईसाई क्या मानते थे कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर मतलब बहुत सारे आदमी जो है पापी आदमी है, मतलब पृथ्वी पूरी तरह से पापों से भरी हुई है, इसलिए हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है, स्थिर है। ठीक है, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, ये मतलब बात बोलते हैं। फिर आगे देखिए आगे यहाँ पर और क्या है, जो अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया क्या है देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर कोपरनिकस ने क्या घोषणा किया देखिए कि लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये कोपरनिकस ने मतलब घोषणा कर दिया। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारी उसका विरोध करेंगे। देखिए मतलब कोपरनिकस ने जब ये खोज कर दिया तब मतलब उनको मतलब डर भी लग रहा था। उनको ये चीज़ का डर था कि मतलब जो परंपरावादी जो ईसाई है, ठीक है, जो उनके जो अधिकारी है, ईसाई के जो अधिकारी है वो मतलब इनका विरोध कर सकते हैं, ये इस चीज़ से डर रहे थे। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख सकते हैं कि कौन, यहाँ पर कौन सी, ठीक है, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। तो देखिए आलू, तंबाकू, गन्ने से बनी चीनी, रबड़, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको और चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ, ये सब चीज भेजा जाता था। इसको नोट डाउन करिए, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। देखिए दक्षिण अमेरिका की जो संस्कृति थी वह विविध संस्कृति परंपराओं पर आधारित है।
इनमें उन लोगों की मूल संस्कृतियां भी शामिल है, परंतु यूरोपीय संस्कृति जो है मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाई गई है। देख लीजिए, देखिए जो दक्षिणी जो अमेरिका का जो मतलब संस्कृति है वो उनका मूल संस्कृति है, मतलब अपने देश का ही संस्कृति है, लेकिन यूरोपीय संस्कृति जो है मतलब कुछ स्पेनिश से लाया गया है, कुछ पुर्तगाली से लाया गया है, कुछ फ्रेंच यानी कि कुछ फ्रांस से लाया गया है, तो कुछ इस प्रकार से है। अगला पॉइंट क्या है कि यूरोप की संस्कृति, कला, वास्तुकला, फिल्म, विभिन्न प्रकार के संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन में निहित है, जो यूरोपीय महाद्वीप से उत्पन्न हुई है। ये सब यूरोपीय महाद्वीप से उत्पन्न हुआ है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसी माध्यम से है। इसको नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए जो कच्चा माल होता है ना, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल जो होता है वही समझिए कि उसका मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है। और कच्चा माल का अगर आपूर्ति सही ढंग से हो रहा है तो वो जो फैक्ट्री होगा वो चलेगा सही ढंग से, नहीं तो वो फैक्ट्री नहीं चलेगा। और चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा कि देखिए कि किसी भी उद्योग का जो आधार होता है कच्चा माल होता है। कच्चा माल जो होता है किसी भी उद्योग का आधार होता है। यदि कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है। अगर सही ढंग से कच्चा माल मिलता रहेगा तो उसका जो मतलब उस फैक्ट्री का जो उत्पादन होगा वो भी सही ढंग से होगा। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाती है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग का विकास तेजी से होता है, जो कि ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहाँ एक द्रोणी क्षेत्र था, ठीक है, तथा एक ही पट्टी में उत्तम कोटि का कोयला और उच्च स्तर पर लोहा साथ साथ उपलब्ध था। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कि ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। देखिए जो ब्रिटेन की जो महिलाएं थी वह उद्योग में फैक्ट्री में काम करती थी, तो काम तो कर ही रही थी, साथ ही साथ उनका जो मतलब स्वास्थ्य था उस पर भी प्रभाव पड़ा और स्त्रियों का गृहस्थ जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। और दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न और उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया, मतलब और ही मतलब वो लोग एंजॉय से जीने लगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है क्या है कि सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। तो इसके जो 3 सिद्धांत थे, पहला था राष्ट्रवाद, दूसरा था गणतंत्र और तीसरा था समाजवाद। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रवाद में क्या है कि इसका अर्थ था मांचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था, इसलिए मतलब उनको हटाने का उन लोगों का मकसद था। फिर गणतंत्र, देखिए कि देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, देश में वे लोग गणतांत्रिक सरकार का स्थापना करना चाहते थे, मतलब पूरे देश को गणतांत्रिक बनाना चाहते थे। समाजवाद में क्या कि पूंजी का नियमन करना, तब भूमि के स्वामित्व में समानता लाना, यानी भूमि का स्वामित्व जो होगा हर एक कोई मतलब यहाँ पर सबको बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सन्यात सेन का ये 3 सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो दीर्घ उत्तरीय वाला जो रहेगा, क्योंकि देखिए दीर्घ उत्तरीय वाला जो होगा उसका जो आंसर भी होगा थोड़ा लंबा लंबा होगा, लॉन्ग होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको एक पर्टिकुलर एक अलग पार्ट का मतलब एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों को केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न बताऊंगा। तो शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया हर एक चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वाकई में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।